Good morning, everyone. Welcome to my channel, One Step to Success. So again, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम प्रैक्टिस कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट पर, और हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है. सो आप सभी यहाँ पर क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को. आज के नए क्वेश्चंस को देखते हैं, क्या नए क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं. चलिए, सो पहला क्वेश्चन देखिए. 28 नंबर क्वेश्चन. श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने. बड़े अक्षरों में लेख, छोटे अक्षरों में लेख, सुंदर लेख, स्पष्ट दृष्टिगोचर. एज अ टीचर, श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट. तो सबसे जरूरी क्या है? देखते हैं यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा. चलिए, स्पष्ट दृष्टिगोचर. बच्चों को क्लियरली दिखाई देना चाहिए जो भी आप लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड में. सो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर है अगला हमारा 29. देखिए, पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? ऑप्शन है. इससे शिक्षक को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है, विद्यार्थी चित्र देखने में रुचि रखते हैं, इससे विद्यार्थियों का मनोरंजन होता है. तो चित्र दिखाने के क्या फायदे हैं, क्यों दिखाए जाते हैं बच्चों को चित्र? चलिए इसका आंसर करेंगे. पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है. जब कोई चीज बच्चे देखते हैं तब उनको वो चीजें दिमाग में समझ में आ जाती हैं, वो बैठ जाती हैं. ठीक है. जैसे कि अगर आप बोलो कि यहाँ पर एक गाय है, सो बच्चा गाय को अपने आप इमेजिन नहीं कर सकता जब तक कि आप उसको चित्र ना दिखाओ. चित्र दिखाओगे तो वो समझ जाएगा कि हाँ, इसी जानवर को गाय कहा जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 30 नंबर क्वेश्चन. देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता? आपके क्वेश्चंस टीटीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस प्लस यूजीसी नेट के लेवल के क्वेश्चंस यहां पे आप सॉल्व कर रहे हैं. जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप भी यहां प्रैक्टिस कर सकते हो फ्रेंड्स. ऑप्शन है. वह उन सभी गुणों को ग्राह्य करता है जो कि समूह विशेष के संदर्भ में विचारणीय है. वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है. वह अपना अपेक्षित योगदान देता है यद्यपि उसे ज्ञात होता है कि उसके कार्य की कोई मान्यता नहीं है. वह समूह निष्क्रिय सदस्यों से अपने संबंध सीमित कर लेता है. पढ़िए क्वेश्चन को और सोच समझ के आंसर कीजिए. निम्नलिखित में से कौन सा गुण सामाजिक संदर्भ में किसी विशिष्ट समूह की सक्रियता का संप्रेषक नहीं हो सकता? चलिए देखिए, यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका. वह अपने समूह को अपने व्यक्तिगत अनुभवों से पूर्ण लाभान्वित करने का प्रयास करता है. सो ये आपका बी आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31. देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतः व्यक्तिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है? अंतः व्यक्तिक शिक्षा को. ऑप्शंस देखिए. विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि सभी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ग के प्रति धैर्य, सहनशीलता के गुणों को स्वयं में विकसित कर सके. अंतः व्यक्तिकता के विकास में विद्यार्थियों को संप्रेषण, समूह गतिशीलता तथा
अन्य ऐसे ही पाठ्यक्रम अधिक लाभप्रद होते हैं। यदि विद्यालयी प्रतियोगिताएं अंतः व्यक्तित्व के विकास में बाधक है तो उन्हें तुरंत समाप्त कर देना चाहिए। विद्यालय में ही विद्यार्थियों में अंतः व्यक्तिक क्रियाकलापों को विकसित एवं संवर्धित किया जा सकता है। तो थोड़े से टफ है आज के क्वेश्चंस, बट आप घबराएंगे नहीं, कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए। और ऑप्शंस देखिए। चलिए, तो देखिए यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतः व्यक्तिक शिक्षा को प्रभावी ढंग से लागू कर सकता है। विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए कि ताकि सभी विद्यार्थी प्रत्येक वर्ग के प्रति धैर्य सहनशीलता के गुणों को स्वयं में विकसित कर सके। ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। प्रायः अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है। शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए, जहां शाब्दिक संप्रेषण की अनुमति ना हो, मूक प्रेम प्रदर्शन हेतु, गुप्त वार्ता हेतु। सो कहां पर आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं? आप सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और फिर आंसर कीजिए, और क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। द राइट आंसर इज शाब्दिक संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए हम अशाब्दिक संप्रेषण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डाले टहल रहे हैं, तो इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेषण होगा, ऑप्शंस देखिए। दोनों व्यक्तियों में निकटता तथा प्रेम है, दोनों व्यक्ति संबंधी या मित्र है, एक अंधा है अतः दूसरा टहलने में उसकी मदद कर रहा है, एक निर्बल है अतः दूसरा सहारा दे रहा है। आप यहां पर थोड़ा सोच समझ के आंसर कीजिएगा। जब दो व्यक्ति साथ साथ हाथ में हाथ डाले टहल रहे हैं, तो इस प्रकार जो अशाब्दिक संप्रेषण होगा वो किस प्रकार का होगा? दोनों व्यक्तियों में निकटता तथा प्रेम है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। संप्रेषण में सन्निकटता यानी प्रॉक्सिमिटीज के निर्धारक तत्व है सामाजिक नियम, सामाजिक रूढ़ियां, आकर्षण, आर्थिक स्थिति। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में प्रॉक्सिमिटीज सन्निकटता के निर्धारक तत्व क्या है? आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक नियम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन। आप यदि अपने दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं तो आपकी जीवन शैली मूक संप्रेषण देती है कि आप समय के पाबंद हैं, समय के बोध के प्रति सतर्क है, एक मशीन है, समय बर्बाद नहीं करते हैं। आप यदि दैनिक कार्यों को ठीक समय पर पूरा करते हैं, डेली अपना हर काम समय पर करते हैं, तो आपकी जीवन शैली का जो मूक संप्रेषण है वो क्या है, वो क्या बताती है? एक मशीन, इसको तो आप काट दो, मशीन ही समय पर करे जरूरी नहीं है। सो यहाँ पर ए, बी और डी भी आपको सही लग रहे होंगे तीनों, लेकिन इसमें भी जो सबसे सही आंसर है, सबसे करेक्ट आंसर है, वो आपको चुनना है।
तो मैं चुनूंगी ऑप्शन बी, समय के बोध के प्रति सतर्क है, मतलब उनको समय की कीमत पता है तभी वो अपना हर काम समय पर करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए, बाकी सारे आंसर भी करेक्ट है, लेकिन सबसे उचित आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, भारतीय गायन शैली की जितनी भी राग रागनियां हैं उनका संबंध प्रदर्शित किया जाता है। मूक संप्रेषण से, ध्वनि प्रतीकों से, समय बोध से, इन सभी से। भारतीय गायन शैली की जितनी भी राग रागनियां हैं उनका संबंध प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यहां पर मूक संप्रेषण, ध्वनि प्रतीक और समय बोध, इन तीनों का ही संबंध एक साथ प्रदर्शित करता है राग रागनियों में। सो इन सभी से हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर इन सभी के द्वारा संबंध प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, भारतीय गायन शैली में। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, और आप सभी बिल्कुल डेली प्रैक्टिस कीजिए और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़िए, समझिए। 37 नंबर क्वेश्चन, ऐसा माना जाता है कि एक शिक्षक को पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए क्योंकि इससे समय का सदुपयोग होता है, इससे ज्ञान भंडार असीमित होता है, इससे नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, स्व अध्ययन जैसी आदतों का विकास होता है। क्यों एक शिक्षक को पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए? क्या रीजन है इसका? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? चलिए, इससे क्या होता है, डेली के जो नई नई चीजें हैं, ज्ञान में वृद्धि होती है, हम जानते हैं। तो नवीन ज्ञान में वृद्धि होती है, इसीलिए पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, और केवल शिक्षक को ही नहीं, सभी को पढ़ना चाहिए। सभी के लिए फायदेमंद है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सार्वजनिक भाषण देने तथा वाद विवाद करने का प्रशिक्षण इनमें से किस योग्यता का विकास नहीं करता? नहीं करता पूछा गया है। ऑप्शन है भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, ध्वनि नियंत्रण व प्रयोग, संप्रत्यय विकास, मनोभावों पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 38, सार्वजनिक भाषण देने तथा वाद विवाद करने का प्रशिक्षण इनमें से किस योग्यता का विकास नहीं करता? चलिए, तो देखिए, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, इसका तो विकास करता है बिल्कुल। ध्वनि नियंत्रण व प्रयोग का भी विकास करता है, संप्रत्यय विकास का भी प्रयोग विकास करता है, लेकिन मनोभावों पर नियंत्रण का विकास नहीं करता, क्योंकि वाद विवाद सार्वजनिक भाषण में अपने मनोभावों को हम नियंत्रित नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। इसका नियंत्रण, मनोभावों पर नियंत्रण करना का विकास यहाँ पर नहीं सिखाया जा सकता वाद विवाद या सार्वजनिक भाषण में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मातृभाषा के माध्यम द्वारा सीखने के क्या लाभ नहीं है? नहीं है बोला गया है। ऑप्शन है सरल बोधगम्यता, बेहतर भाषा प्रयोग का विकास, रचनात्मकता का विकास, अर्थ निरूपण की योग्यता का विकास। तो मातृभाषा के माध्यम द्वारा सीखने के क्या लाभ नहीं है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर कीजिए। देखिए, यहां पर सरल बोधगम्यता का लाभ होता है, बेहतर भाषा प्रयोग का विकास भी होता है मातृभाषा से, रचनात्मकता का भी विकास होता है, लेकिन अर्थ निरूपण की योग्यता का विकास नहीं होता, ये लाभ नहीं होता। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ये विकास मातृभाषा के द्वारा नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 40, कक्षा में संप्रेषण की उत्तम प्रणाली है शीर्षाकार संप्रेषण, त्रिभुजाकार संप्रेषण, आयताकार संप्रेषण, उपरोक्त सभी। आंसर कीजिए। अच्छा, जो लोग यहाँ पर घर पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए है कि वो कोई भी पेडागोजी की बुक आप स्टोर से ले लीजिए, मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए और आप उसको पढ़िए, क्योंकि सारे टॉपिक्स आपको सेम ही मिलेंगे। उसको आप पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए डेली, और जहाँ आकर प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। बस आप कोई बुक ले लीजिए मार्केट से और डेली उसको 1-2 घंटा पढ़िए। तो कक्षा संप्रेषण की उत्तम प्रणाली क्या है? क्योंकि बहुत सारे सिद्धांत वगैरह जो होते हैं वो आपको बुक में ही समझ में आएंगे, बुक में ही मिलेंगे आपको। शीर्षाकार संप्रेषण, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 41, ट्यूटोरियल कक्षाएं लेते समय निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण प्रणाली अधिकाधिक लाभदायक सिद्ध होगी? ऑप्शन है आयताकार, त्रिभुजाकार, ताराकृत संप्रेषण, गुटीय समूह। और यहां पे इंग्लिश नाम भी दिया हुआ है अगर आपको हिंदी में दिक्कत हो रही हो तो। क्लासेस को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं, जो भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट्स की। तो ट्यूटोरियल कक्षाएं लेते समय निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण प्रणाली अधिकाधिक लाभप्रद सिद्ध होगी? आयताकार, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आयताकार पद्धति सबसे लाभप्रद सिद्ध हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, विद्यालय प्रबंध समिति तथा विद्यालय के शिक्षक समूहों के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे किस प्रभावी संप्रेषण प्रणाली से निर्दिष्ट किया जा सकता है? गुटीय, गुटीय समूह, लघु समूह, लघु समूह, बृहद समूह। क्वेश्चन नंबर 42, पढ़िए क्वेश्चन को। विद्यालय प्रबंध समिति तथा विद्यालय के शिक्षक समूहों के मध्य जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसे किस प्रभावी संप्रेषण प्रणाली के से निर्दिष्ट किया जा सकता है? गुटीय समूह के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, शाब्दिक संप्रेषण का संबंध होता है। ऑप्शन है संवाद एवं परस्पर वार्ता से, लिखित अध्ययन से, प्रश्नोत्तर से, या सन्निकटता से। सन्निकटता। चलिए, शाब्दिक संप्रेषण का संबंध किससे होता है? संवाद एवं परस्पर वार्ता से। बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एक व्यक्ति एक प्रभावकारी संचारक तब ही हो सकता है। ऑप्शंस है यदि वह एक हास्यकर वक्ता हो, यदि उसमें नाटकीय गुण हो, यदि उसका संचारण बहुत स्पष्ट हो, यदि वह अपनी मातृभाषा में संचार करता हो। तो किन कंडीशंस में, किन परिस्थितियों में एक व्यक्ति प्रभावकारी संचारक हो सकता है? तो केवल हास्यकर वक्ता होने से प्रभावकारी नहीं हो जाएगा, नाट्यकर गुण होने से भी वो प्रभावकारी नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे सटीक आंसर होगा कि जब उसका संचारण स्पष्ट हो, वो जो संचार कर रहा है अपने संप्रेषण को वो स्पष्ट होगा, तभी वो प्रभावकारी संचारक सिद्ध होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, विद्यार्थियों के शैक्षिक कार्यक्रम हेतु दूरदर्शन का प्रयोग आपके विचार से उनके बहुमूल्य समय का अपव्यय है, मनोरंजन का अच्छा साधन है, अच्छे शिक्षण का साधन है,
शिक्षक का स्थान ग्रहण करता है? चलिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शिक्षण का अच्छा साधन हो सकता है, लेकिन मनोरंजन का साधन नहीं होगा, समय का अपव्यय भी नहीं होगा, और शिक्षण का स्थान तो कभी ग्रहण नहीं कर सकता। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? वन्य जीवन के लिए पाठ पर भ्रमण, स्लाइड, फिल्म या मॉडल। आपको बच्चों को वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाना है, तो कौन सी प्रणाली सबसे उपयुक्त होगी? आंसर बहुत ही क्लियर है, भ्रमण विधि सबसे क्लियर होगी। आप उनको बगीचों पे ले जाओ, जू वगैरह में, चिड़ियाघरों में ले जाओ, तभी वो वन्य जीवन को समझ पाएंगे। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, भ्रमण। क्वेश्चन नंबर 47, शिक्षक चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड क्या है? व्यक्तित्व, संप्रेषण क्षमता, शिक्षित माता पिता, परीक्षा परिणाम। तो परीक्षा परिणाम तो कभी नहीं होगा, शिक्षित माता पिता भी नहीं होगा, व्यक्तित्व हो सकता है, लेकिन एक शिक्षक के चयन के लिए सबसे मुख्य मापदंड है संप्रेषण क्षमता। मतलब जो शिक्षक पढ़ा रहा हो वो बच्चों को उनके विचार, उनका संप्रेषण समझ में आना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, शिक्षक के अंदर संप्रेषण क्षमता बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना हेतु सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम है दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, सिनेमा। वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो सिनेमा तो नहीं होगा, रेडियो भी नहीं होगा, समाचार पत्र भी नहीं होगा, दूरदर्शन। वर्तमान समय में शिक्षा और सूचना है तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम दूरदर्शन है। आप लोग भी यूज करते होंगे, आज मोबाइल वगैरह का यूज करते हैं पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, विद्यालय में शिक्षक की मुख्य भूमिका है सूचन संप्रेषित करना, निर्देशन करना, स्वहित के कार्य करना, मानव निर्माण करना। विद्यालय में शिक्षक की मुख्य भूमिका मानव निर्माण करना, क्योंकि विद्यालय से ही एक जो युवा वर्ग है उसका जो बीज है बोया जाता है। जैसे ही बच्चों को शिक्षा मिलेगी वो बड़े होकर उसी प्रकार का व्यक्तित्व धारण करेगा। सो बिल्कुल मानव निर्माण करना शिक्षक की मुख्य भूमिका है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, तीव्र गति से जनसंचार माध्यमों ने एक शिक्षक के दायित्वों को कर दिया है। क्या कर दिया है? न्यून एवं नगण्य, अधिक एवं महत्वपूर्ण, पूर्ववत, अप्रभावी। तीव्र गति से संचार के माध्यमों ने शिक्षक के दायित्वों को अधिक और महत्वपूर्ण बना दिया है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। शिक्षक का दायित्व पहले से और अधिक बढ़ गया है। ठीक है, कि जनसंचार से जानकारी उनको मिल रही हो, बिल्कुल सही तरीके से उन तक पहुंचे, गलत जानकारी उन तक ना पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 51, प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो, अच्छे व्यक्तित्व वाला हो, वार्तालाप में अच्छा हो, या व्यवहार में प्रभावशाली हो। ध्यान देंगे, प्राथमिक स्तर पर बोला गया है, तो प्राथमिक स्तर पर वही शिक्षक प्रभावी माना जाता है जो अपने विषय में अच्छा हो। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना अच्छा होता है, क्योंकि क्या कारण है?
इससे शिक्षक को अनुभवों को बांटने में सुविधा होती है। इससे बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा मिलती है। ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आजकल बहुत चल रहा है ये कि मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। चलिए देखते हैं यहां पर मातृभाषा से पढ़ाया जाना अच्छा होता है क्योंकि क्या कारण है। इससे शिक्षक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा होती है और बच्चों को स्वाभाविक वातावरण में शिक्षा मिलती है। बिल्कुल ए और बी दोनों हो जाएंगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। शिक्षक का माध्यम ऐसी भाषा को बनाना चाहिए जिससे अच्छा सादृश्य उपलब्ध हो, जो समृद्ध हो, जो बाद में नौकरी के लिए उपयोगी हो, जिन पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। तो किस प्रकार के माध्यम में शिक्षा का माध्यम किस प्रकार की भाषा को होना चाहिए? जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो, मतलब मातृभाषा जैसा जगह उस जगह की वैसी ही मातृभाषा में ही शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे उड़ीसा में आप पढ़ा रहे हैं तो उड़ीसा में उड़ीसा का जो आधिपत्य लैंग्वेज है वो है उड़िया, तो उड़िया में बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, आपकी शामपट पर अपठनीय लिखावट की ओर कोई विद्यार्थी बार बार संकेत करता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? विद्यार्थी को धमकाने का प्रयास करेंगे, आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा शामपट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे, अपने लेख को सुधारने का तुरंत अभ्यास आरंभ कर देंगे, उस विद्यार्थी को फटकार देंगे। तो ऑप्शन डी को काट दो, ए को भी काट दो। धमकाना भी नहीं है, फटकारना भी नहीं है। तो इस परिस्थिति में सबसे उचित आंसर होगा कि आप अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेंगे तथा शामपट पर साफ लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां तक आपका आज का क्लास जो है वो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे आपसे नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। चलिए, तो आप लोग इसी प्रकार से डेली क्लास अटेंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।